सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय का सोल्यूशन पहला क्वेश्चन है, या र ला व व्यंजन होते हैं। तो या र ला व क्या होते हैं, आपको पता है कि ये होते हैं, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसमें आपको पता है तीनों शाह होते हैं, तीनों शाह और हा ये होते हैं ऊष्म। स्पर्श में आपको पता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पांचों वर्गों के 25 टोटल। यहाँ पर 25 जो अक्षर होते हैं वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 के 25 व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कि छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी वाला उपयुक्त शब्द है। तो उपरोक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त, या ये इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन 2 है उपर्युक्त, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, साकेत महाकाव्य के लेखक है जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, साकेत महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। इनकी रचना कौन सी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि पल्लव और झरना, ये दोनों ही इनकी रचना नहीं है। जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और ये जो झरना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों ही सही है, ये दोनों ही इनकी रचनाएं नहीं है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पर आप इसको इंटरनेट पर भी आसानी से सर्च कर सकते हैं, दूध बतासा और शिशु भारती, ये दोनों पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, आपको आसानी से आप सर्च करोगे मिल जाएगा इंटरनेट पर। तो यहाँ पर दूध बताशा, शिशु भारती है, और कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वाक्य का गुण नहीं है, सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य या क्रमबद्धता। तो वाक्यों का गुण जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि सार्थकता भी होता है, योग्यता भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है, लेकिन उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं? दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें तो शुद्ध उच्चारण के लिए देखिए, जो ध्वनि व्यवस्था है, ध्वनि व्यवस्था यानी कि ध्वनियों का ज्ञान बहुत जरूरी है। पहला तो हो गया ध्वनि व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद आता है, ध्वनि व्यवस्था के बाद आता है बल, ठीक है। ये भी शुद्ध उच्चारण के लिए कहाँ पर हमको कितना बल लगाना है, किस वाक्य, किस शब्द पर कितना जोर देना है, कहाँ कितना कम बोलना है, कितना ज्यादा बोलना है। तो पहला हो गया ध्वनि वर्णों की पूरी जानकारी, किस वर्ण को किस ध्वनि से हम कौन से वर्ण की ध्वनि कैसी होती है, किस प्रकार से कहाँ ज्यादा कहाँ कितना कम बल लगाना है। इसके अलावा लय, एक लय होना चाहिए। जब आप उच्चारण करोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे तो एक लय होना आवश्यक है। स्वराघात, ठीक है, यानी कि उच्चारण करते समय स्वर का ऊपर उठना तथा स्वर का नीचे जाने के लिए उच्चारण में आरोह और अवरोह का ज्ञान भी आवश्यक है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए स्वराघात भी होना चाहिए। इसके अलावा जो गति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो गति है वो एक सामान्य गति होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो उच्चारण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें सामान्य गति होनी चाहिए, तभी हम पूरा जो उच्चारण है उसको शुद्ध मानेंगे। इसके अलावा जो विराम है, उच्चारण की शुद्धता है तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी अति आवश्यक है, तो विराम भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा था, यहाँ पर उच्चारण स्थान नहीं पूछा था, याद रखिएगा। उच्चारण स्थान अगर पूछेगा तब रहेगा कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, ये सब उच्चारण स्थान में ये सारी चीजें होती हैं, आपको पता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? शुद्ध उच्चारण के तत्व। और ये आपकी सीरीज में भी है, ऑलरेडी क्लास में तो मैंने पढ़ाया ही है। अगर आपने सीरीज पढ़ी है अच्छे से, आपकी राजन सीरीज, तो राजन सीरीज में ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पठन वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। बस यही आपको लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जो स्तंभ लेखन होता है, सबसे पहले आप ये समझिए क्या होता है। तो स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान वाले होते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है और स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई भी अखबार में स्तंभ लेख लिखता है तो उसमें किसी भी चीज के बारे में वह यह घटना
क्यों हुई या इसके क्या रीजन थे, और इसके अलावा ये कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, यही सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। और ये प्रश्न दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोग के सिलेबस से बाहर का है, एग्जाम में पूछ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में अगर हम बात करें तो रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है। ठीक है, ये इनकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। 1 नंबर का प्रश्न था, अगर दो तीन रचनाएं भी आपने लिखी होंगी तो आपको ये मिल गया होगा इसमें 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग है? नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि ये जो बीजक है ये कबीर जी की रचनाओं को इसमें संग्रहित किया गया है, और इसमें 3 भाग हैं इसके। कौन कौन? साखी, सबद और रामायणी। तो साखी, सबद, रामायणी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर, हितम मनोहारी च वचम दुर्लभा सूक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कितना आसान था ये, मैंने आप लोगों को क्लास लेते वक्त भी बताया था 4th सेमेस्टर का हिंदी का, कि हितम मनोहारी यानी कि ऐसे वचन, वचन मतलब ऐसे वर्ण, कोई बोल रहा है आपको, कुछ वाक्य बोल रहा है, ऐसे वाक्य जो सुनने में भी अच्छे हो और हमारे लिए हितकारी भी हो, यह सुनना दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे वचन होते ही नहीं। जैसे अगर टीचर हमें डांट रहा है तो वो हमारी अच्छाई के लिए डांट रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है, वो चीज बुरा लगता है। तो ऐसे वचन बहुत कम देखने को मिलते हैं कि हितकारी भी हो और हमारे मन को अच्छे लगने वाले भी हो। जैसे कि कोई दवा होती है, तो अगर वो बहुत अच्छी दवा है तो वो कड़वी होती है, बहुत मीठी नहीं होती है। तो इस तरीके से वही चीज है यहाँ पर, कि ऐसे वचन जो हमें सुनने में भी अच्छे लगे और हमारे लिए हितकारी हो, ऐसे वचन जल्दी हमें सुनने को मिलते नहीं है, यानी कि दुर्लभ है ऐसे वचनों को सुनना। तो यही आपको इसमें लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है? आपको पता है, ये आत्मकथा व्यक्ति अपनी खुद लिखता है, ये खुद लिखता है, और जीवनी कोई और लिखता है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? आप सभी को पता है, इससे हमें देश विदेश या हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही है, उस तरीके से हमें ये जागरूक बनाता है। तो यही सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुस्वार और विसर्ग में क्या अंतर है? तो अनुस्वार आपको पता है, जैसे कि संतरा लिखा हुआ है तो इस पर क्या लगा है? सा पर अनुस्वार लगा है। और अगर विसर्ग की बात करें तो विसर्ग, जैसे कि लिखा हुआ है अतः, तो अतः में आप देखिए पीछे विसर्ग लगा हुआ है। बस आपको यही एग्जाम्पल सहित इनको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो नाटक में हम व्याख्या विधि का भी यूज करते हैं, इसके अलावा समवाय विधि का भी यूज करते हैं। समवाय विधि का भी हम यूज करते हैं। तो इस विधि का, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है किसी भी नाटक को, जब हम नाटक का शिक्षण देते हैं। तो दोस्तों, संवाद विधि के बारे में आप जानते ही हो कि बातचीत, एक तरीके से नाटक में ही ये सारी चीजें आती हैं। तो संवाद विधि भी कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत, नाटक के अंतर्गत ही आती है। और जो विधियां नाटक के लिए लागू होती हैं वही इसके लिए भी होती हैं, संवाद शिक्षण के लिए भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो ऑलरेडी मैंने क्लास में इसको लिखवाया ही है। तो आपको लिखना था कि इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और ये डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। ठीक है, और जब ये सिर्फ 8 साल के थे तो इनकी माता का निधन हो गया था। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। इनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना था कि इनकी रचनाएं, जैसे कि गबन हुआ, गोदान हुआ, मंगलसूत्र हुआ, ये सब रचनाएं जो है इनकी, ये लिखना था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट करिए। तो एक बहुत आसान सा श्लोक है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात आत्मा क्या है? सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो ये सबसे आसान नीति श्लोक था। इसको मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है क्लास में, और उम्मीद करती हूँ आपने इसको अच्छे से लिखा भी होगा, क्योंकि ये जो श्लोक रहता है ये फिक्स रहता है। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें ये आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों के प्रकार लिखिए। आप सभी को पता है कि हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 कारक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। संबंध, अधिकरण, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन।
तो यही होते हैं 8, यही आपको लिखना था और ये 2 नंबर का प्रश्न था। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, सारा का सारा आपने आंसर मिला लिया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी। और आपके पेपर सारे के सारे हो गए हैं तो आप सारे पेपर्स को मिला सकते हैं टारगेट यूपी टेट स्टेट चैनल पर। बहुत ही अच्छे से आपके इस चैनल ने बहुत अच्छे से सारे विषयों के सोल्यूशन करवाए हैं, तो आप सारे विषयों के सोल्यूशन को मिला लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। पेपर कैसे हुए जरूर कमेंट करिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं इस विषय में ये भी कमेंट करिएगा। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद।